कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये आप 26वां पार्ट देख रहे हैं और ये प्रोग्राम प्रत्येक सुबह 9 बजे हमारे चैनल पे आता है। इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये हम 26वां पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपना पहला कमेंट लेता हूँ। थैंक यू सर, वेलकम। चलिए अब हम यहाँ पे अपना अगला कमेंट लेता हूँ। वाह सर, थैंक यू। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपना अगला कमेंट लेते हैं। सर, मैंने लोक अदालत में पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज मांगने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने की कंप्लेंट की थी। पति ने रखने से बोलकर मना कर दिया कि आरोप झूठे हैं। सर, मैं घर बसाना चाहती हूँ तो क्या अब सेक्शन 9 कर सकती हूँ? पति पहले की एप्लीकेशन से यहाँ मना तो नहीं कर देगा रखने से? तो देखिए, अगर आप सेक्शन 9 का केस करना चाहती हैं तो ऐसे में आप सेक्शन 9 का केस कर सकती हैं। ये जो पहले का जो भी आरोप आपने लगाए थे, ये जो भी आरोप है वो सेक्शन 9 में भी आप जरूर लिखवा दीजिएगा कि ऐसा ऐसा होता है। तो ऐसे में पति को मेरे साथ जो भी वो मारपीट कर रहे हैं, प्रताड़ना कर रहे हैं, न्यायालय उन्हें मना कर दे कि वो ऐसा ना करे और मुझे अपने साथ रखे। तो इस प्रकार से करके आप सेक्शन 9 का केस अपने पति के विरुद्ध लगा सकती हैं अगर वो आपको अपने साथ नहीं रख रहे हैं और आप रहना चाहती हैं। तो अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। आवर रिलेटिव एंड रिप्रेजेंटेटिव री-काउंसिल फेल, वन फीमेल चाइल्ड 6 मंथ। मैंने 97 सीआरपीसी डाला था बट कोर्ट नहीं आई। तो देखिए, 97 सीआरपीसी का यूज आप अपनी वाइफ के ऊपर नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये करते हैं तो ये गलत केस है, इससे कोई आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो आप सेक्शन 9 का केस लगाइए, वो सही होता है। 97 सीआरपीसी से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, वीडियो आप लोग देखिएगा, सारी चीज़ें समझ जाएंगे। मैं 1 ईयर डिजर्सन पर 13A अभी डाला है, क्या डिवोर्स मिलेगा? मेंटेनेंस देना पड़ेगा क्या? तो देखिए, डिजर्सन के आधार पे जो डिवोर्स होता है और जो डिजर्सन डिवोर्स का आधार बनता है, यानी परित्याग जो डिवोर्स का आधार बनता है, वो 1 ईयर पे नहीं बनता है, कम से कम 2 ईयर तक। अगर आपका जो साथी है वो आपसे अलग रह रहा है तभी ये डिवोर्स का आधार बन पाता है। तो डिजर्सन के आधार पे तभी आपका डिवोर्स का आधार बनता है जब जो आपका साथी है वो 2 या 2 से अधिक वर्षों से आपका परित्याग कर दिया है। तो ऐसे में आप एक ही साल पे डिजर्सन के आधार पे डिवोर्स के लिए एप्लीकेशन लगा दिए हैं, तो ये जो जिस ग्राउंड पे आपने डिवोर्स का केस लगाया है वो कोई वैलिड ग्राउंड ही नहीं है। तो ऐसे में आपको इसके आधार पे डिवोर्स नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कम से कम 2 साल होना चाहिए, तब जाके ये डिजर्सन बनता है और तब आप उसके आधार पे डिवोर्स केस लगा सकते हैं। और बाकी मेंटेनेंस का आप पूछ रहे हैं, तो जब आपने वैलिड रीजन पे डिवोर्स केस लगाया ही नहीं है तो ऐसे में तो ये चीज़ आपके लिए दिक्कत करेगी। मेंटेनेंस तो आपको देना ही अब पड़ जाएगा, क्योंकि आपके पास अपनी पत्नी को क्यों आप अलग रख रहे हैं, क्यों क्यों आप उससे मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं? कोई आधार ही नहीं है। और उल्टा आपने डिवोर्स का केस लगाया है, वो भी सही रीजन पे नहीं लगाया है, किसी वैलिड रीजन पे नहीं लगाया है। तो दिक्कत तो आपको होगी ही अब मेंटेनेंस केस में, और साथ ही साथ डिजर्सन के आधार पे डिवोर्स भी नहीं मिल पाएगा आपको। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। 13A डालने के बाद 498A 406 354 120B 34 आईपीसी पत्नी डाली है। तो देखिए, अगर पत्नी ये सब केस आपके ऊपर डिवोर्स का केस डालने के बाद कर दी है तो ऐसे में इन सारे केस में आप डिफेंड करिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। बाकी जैसा आप बताए हैं डिवोर्स के केस का, तो आपने कोई सही रीजन पे डाला ही नहीं है, वैलिड रीजन पे डाला ही नहीं है, वैलिड ग्राउंड ही नहीं है। तो ऐसे में तो आपके लिए दिक्कत है। आपको एक बार सही से किसी से सलाह ले लेनी चाहिए थी, अच्छी तरह से जानकारी जुटा लेनी चाहिए थी, तब जाके आपको केस करना चाहिए था। आपने अपने केस में कुछ गड़बड़ियां कर दी है। तो बेहतर होगा आप एक बार मुझसे फ़ोन पे बात कर ले, अपॉइंटमेंट लेके। मैं आपकी सारी चीज़ें समझ के उसके बाद आपको सही से गाइड कर दूंगा कि आपको क्या करना है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। तो देखिए, एक दिन में एक कमेंट किया करिए। आपके इतने बड़े कमेंट का मैंने एक जवाब दे दिया, फिर आपने इतना बड़ा कमेंट किया है। तो प्लीज़ एक दिन में एक कमेंट किया करिए, ऐसे इतने बड़े बड़े 2-2 कमेंट आप लोग मत किया करिए। अब अगले दिन आप अगला कमेंट पूछिएगा।
अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, माई वाइफ हैज पुट एलिगेशंस ऑन माई मॉम्ड सेइंग दे हैव मेड फ्रॉड विथ हर बाय मैरिंग टू ए मैड पर्सन एंड डिमांडिंग 25 लाख स्त्री धन एंड वी हैव प्रूफ्स कैन सी डिमांड मनी फ्रॉम माई पेरेंट्स। तो देखिए, अगर ऐसी बात है तो ऐसे में अगर आप अपनी वाइफ को अब रखना चाहते हैं तो ऐसे में आप सेक्शन 9 का केस लगाइए। अगर आप अपनी वाइफ को नहीं रखना चाहते हैं तो उचित आधार पर डिवोर्स का केस लगाइए। बाकी आप अपना क्वेश्चन और सही से पूछिए, विस्तृत थोड़ा में पूछिए, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, तब जाके मैं जवाब दे पाऊंगा। तो आपने मैटर तो बता दिया है लेकिन अपना क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो आप क्वेश्चन अपना पूछिए। बाकी डिटेल में जानने के लिए आप कॉल पे बात करिए अपॉइंटमेंट लेके। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, एलिमनी क्यों देना पड़ेगा अगर बच्चा पति के पास हो तो? पति कम कमाता हो और वाइफ से और उसे वाइफ को वापस बुलाने की कोशिश भी की हो, प्लीज कोई रास्ता बताओ जिसे ना देना पड़े एलिमनी। थैंक्स अ लॉट सर जी, लव यू। अब देखिए, अगर आप अपनी वाइफ से कम कमाते हैं, आपकी वाइफ ज़्यादा कमाती हैं, और ऐसे में आप लोग जब म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स लेंगे तो ऐसे में आपकी वाइफ तभी डिवोर्स आपको देने को तैयार होंगी जब आप उन्हें पैसा देंगे, वन टाइम सेटलमेंट करके उन्हें एक मुश्त भरण पोषण देंगे। अगर आप उन्हें एक मुश्त भरण पोषण नहीं देते हैं तो ऐसे में आपको अपनी पत्नी से डिवोर्स नहीं मिल पाएगा। म्यूचुअल कंसेंट यानी म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स लेने के लिए आपको अपनी पत्नी को वन टाइम सेटलमेंट करके पैसा देना ही पड़ेगा। बाकी अगर आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं तो ऐसे में इसके लिए आप जो भी आपकी पत्नी मेंटेनेंस का केस करे उसमें डिफेंड करिए, उसमें साबित करिए कि आपकी जो पत्नी है वो आपसे ज़्यादा कमाती हैं। साथ ही साथ अब जो आपकी पत्नी है वो बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रह रही हैं, तो ये चीज़ें साबित कर देती हैं, तो आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे। बाकी जो बच्चा है वो अगर आप ही के पास है तो ऐसे में आप बच्चे का मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे, लेकिन पत्नी का भी अधिकार होता है मेंटेनेंस पाने का। तो ऐसे में आप साबित करिए कि आपकी जो पत्नी है क्यों जो उनका अधिकार है मेंटेनेंस पाने का वो समाप्त होगा। तो ये चीज़ आप साबित कर देंगे तो मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे। बाकी अगर आप म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स लेते हैं तो पत्नी को तो एक मुश्त भरण पोषण देना पड़ेगा, तभी वो तैयार होगी, नहीं तो आपको वो डिवोर्स देने को तैयार ही नहीं होगी। ऐसे ही आपको केस में उलझा के रखेंगे। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, डीवी की डिग्री में निष्कर्ष में लिखा है सास ससुर देवर है, इनका प्रार्थनी के भरण पोषण अदा करने का कोई दायित्व नहीं है, पति पत्नी दोनों को यह तथ्य स्वीकार है, आंसर बताए सर। ससुर के घर में रह सकती है क्या? आपने पूछा है, स्पष्ट रूप से क्वेश्चन पूछिए, समझ में नहीं आ रहा है। जो जजमेंट आया है उसमें तो ये चीज़ लिखा है कि जो सास ससुर और देवर है उनका भरण पोषण करने का कोई दायित्व नहीं है। तो आगे आपने क्या पूछा है? पति पत्नी दोनों को यह तत्व स्वीकार है, आंसर बताएं, ससुर के घर में रह सकती है क्या पूछा है? स्पष्ट रूप से आप लोग पूछिए अपना क्वेश्चन। सर, कंटेस्टेड डिवोर्स में कम से कम कितना समय लगता है? तो देखिए, किसी भी केस में कितना समय लगेगा कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन आप मान के चलिए कंटेस्टेड डिवोर्स में आपके कम से कम 4 साल तक का समय लग जाता है। एक मैं फिक्स नहीं बता रहा हूँ लेकिन मैं आपको नियर अबाउट बता रहा हूँ। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, क्या 498A 323 आईपीसी एंड 314 डीपी एक्ट में सुलह होने पर सरकारी नौकरी या बैंक सेंटर लेने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? ये 314 डीपी नहीं एक्ट नहीं होता है बल्कि 3/4 डीपी एक्ट होता है। ध्यान से आप सेक्शन लिखा करिए। तो बाकी अगर सुलह हो जाती है तो ऐसे में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A 323 डीपी एक्ट की धारा 3 व 4 में सुलह हो जाता है तो ऐसे में आपकी नौकरी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, मैं दूसरी स्टेट से कोर्ट में जाता हूं तो रास्ते में लड़की के मामा और माँ बाप की तरफ से भेजे गए गुंडे जान से मारने की धमकियां देते हैं, तो मैं क्या कमांड लूं? तो देखिए, अगर ऐसा आपके साथ होता है तो ऐसे में आप पुलिस में कंप्लेन कीजिए इन सारी बातों का, पुलिस ही आपकी मदद कर सकती है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, हमने सेक्शन 9 का केस कर रखा है, अपना पत्नी के घर आना जाना कर सकते हैं? देखिए, आपने सेक्शन 9 का केस अगर किया है तो इसका मतलब है कि आपका और आपकी पत्नी
का विवाद चल रहा है। तो ऐसे में आप सेक्शन 9 का जब केस कर दिए हैं और आप अपनी पत्नी के घर जाना चाहते हैं, तो ऐसे में जब वो लोग इसके लिए सहमत हो तभी आप जाइएगा, अन्यथा अगर उनकी सहमति के बिना आप चल जाएंगे तो ऐसे में आपको वो लोग उल्टा फंसा देंगे। तो अगर आपके ससुराल वाले सहमत हैं तभी आप जाइएगा, बिना उनकी सहमति के और उनके इच्छा के विरुद्ध कभी मत जाइएगा। अगर आप जाते हैं तो वो लोग आपको उल्टा फंसा देंगे, आपके लिए बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर वाइफ फाल्स 498 एक केस किया था 2019 दिसंबर में और उसका सामान 2020 अगस्त को पुलिस द्वारा रिकवर कर लौटा आया। उसके बाद वो मायके से गायब। आपने क्वेश्चन पूरा नहीं पूछा है तो प्लीज़ क्वेश्चन पूरा पूछिए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। देखिए, इतने बड़े आप लोग कमेंट ना किया करिए, शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा करिए। इतने बड़े कमेंट आएंगे तो मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो आप लोग शॉर्ट में जो भी क्वेश्चन पूछिए वो पूछा करिए। तो अभी तक जो भी कमेंट आए थे मैंने उसका जवाब दे दिया है, बाकी ये सब कमेंट का जवाब मैं कल के ही वीडियो में दे चुका हूँ। तो आशा करता हूँ आज के प्रोग्राम के जरिए आपको काफ़ी कुछ नई चीज़ें जानने को मिली होंगी और जिनके भी क्वेश्चन था उनका भी जवाब उनको मिल चुका होगा। तो आशा करता हूँ ये प्रोग्राम आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। मैं आप लोगों से फिर से एक बार बोलना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।